हेलो बच्चों, कैसे हो आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और आज हम आपको एक और महत्वपूर्ण विषय अपठित बोध के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अपठित बोध होता क्या है। देखिए, इसका हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये आता है अ प्लस पठित। अ मतलब होता है नहीं, पठित मतलब पढ़ा हुआ, यानी कि जो पहले से पढ़ा हुआ नहीं होता। बोध मतलब ज्ञान, यानी कि जो पहले से पढ़ा हुआ गद्यांश नहीं होता उसमें से प्रश्नोत्तर का ज्ञान करवाना ही अपठित का बोध है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि आपको 8 से 10 लाइन का एक गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश में से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपठित गद्यांश में दिखाई देंगे। तो आपको उन प्रश्नों का उत्तर अपठित गद्यांश में से निकालना है और निकाल करके आपको उनका उत्तर लिखना है। तो चलिए हम प्रारंभ कर रहे हैं आपका अपठित बोध। अपठित बोध के अंतर्गत दो प्रकार के अपठित बोध आते हैं। एक बोध आता है जिसके अंतर्गत गद्यांश होता है, यानी कि वहां पर सामान्य तरीके से पढ़ने वाला एक गद्यांश होगा। और दूसरा होता है पद्यांश, जहाँ पर कोई कविता हो सकती है, कोई गीत हो सकता है देशभक्ति का, और उसमें से कोई प्रश्नोत्तर किए जाते हैं। तो कविता पद्यांश का अंश है और सामान्य तरीके से कोई स्टोरी है, कोई रिपोर्ट है, कोई लेख है, कोई आर्टिकल है, वो सब चले जाते हैं हमारे गद्यांश के अंतर्गत। तो चलिए दोनों ही प्रकार के अपठित गद्यांशों को आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो पुस्तक है, पुस्तक के अंतर्गत पहले तो पुस्तक के दो जो सामान्य तरीके से किए गए उदाहरण हैं उन्हीं को हम पढ़ते हैं, उन्हीं को समझते हैं। उसके बाद में मैं आपको एक अलग से आपके प्रश्नोत्तर से अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश कराऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, नीचे कुछ अपठित गद्यांश दिए गए हैं, उनका अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देते हैं साहब। तो जब भी ऐसी स्थिति हो तो सबसे पहले एक तरीका बता रहा हूँ, हमेशा अपठित गद्यांश या पद्यांश को पढ़ने से पहले उनके प्रश्नोत्तर को पढ़ लें। क्योंकि यदि आप प्रश्नोत्तर पहले पढ़ लेंगे, जब आप अपठित गद्यांश पढ़ने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको उनका उत्तर निकालना आसान होगा। तो चलिए पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उत्तर पढ़ जाएंगे, हम गद्यांश पढ़ जाएंगे। पहला प्रश्न है, सफलता के लिए क्या आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आ रहा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। दूसरा हमारा है, राजा रॉबर्ट ब्रुश शत्रुओं को हराकर कहां छिप गया। दूसरा प्रश्न है, सफलता के लिए क्या आवश्यकता है, राजा रॉबर्ट ब्रुश शत्रुओं को हराकर कहां छिपा। तीसरा है, रॉबर्ट बंधु किसके आविष्कार में वर्षों तक जुटे रहे, कितने साल तक वो जुटे रहे रॉबर्ट बंधु, किस चीज का आविष्कार वो कर रहे थे। रेडियम जैसी अमूल्य वस्तु का आविष्कार किसने किया, रेडियम का आविष्कार किसने किया। चौथा क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन है, सफलता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन सा प्रत्यय जो सफलता शब्द में लगा हुआ है। तो चलिए सभी पांचों प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं आपके इस अपठित गद्यांश के अंतर्गत। देखिए, सफलता प्राप्ति के लिए धैर्य और विश्वास अत्यंत आवश्यक है। सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और विश्वास अत्यंत आवश्यक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि सफलता के लिए क्या आवश्यक है। प्रश्न यही था, तो उसका उत्तर यहाँ पर इसने दिया कि सफलता प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता है। इस लाइन को आप लिख लीजिए, आपका उत्तर आ गया है। अगला प्रश्न था कि रॉबर्ट ब्रुश कहां पर शत्रुओं को हरा करके छिपा और रॉबर्ट बंधु किसके आविष्कार में वर्षों तक जुटे रहे। कभी कभी सफलता प्राप्ति में विलंब हो सकता है, देर हो सकती है, लेकिन व्यक्ति को धैर्य और आत्मविश्वास का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्कॉटलैंड का राजा है रॉबर्ट ब्रुश, शत्रुओं को से हारकर एक गुफा में छिपा हुआ था। कहाँ छिपा हुआ था, तो उत्तर आ गया कि वो एक गुफा में छिपा हुआ था। वहां उसने एक मकड़ी को उसके जाल में पहले तार के सहारे ऊपर चढ़ते हुए देखा। दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया है, गुफा में छिपा। तीसरा प्रश्न है कि उसने क्या आविष्कार किया, रॉबर्ट बंधुओं ने, राइट बंधुओं ने। और रेडियम जैसी अमूल्य वस्तु का आविष्कार किसने किया। आगे देखिए, उसके जाल में पतले तार के सहारे ऊपर चढ़ते देखा, मकड़ी ऊपर चढ़ने का प्रयास करती और बार बार नीचे गिर जाती। उसने 7 बार गिरने पर भी प्रयास जारी रखा, मगर अपना धैर्य और आत्मविश्वास उत्साह नहीं छोड़ा।
परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वह 8वीं बार चढ़ने में सफल हो गई। इस घटना ने रॉबर्ट ब्रुश के सोए हुए आत्मविश्वास को जगा दिया। आत्मविश्वास से युक्त होकर उसने शत्रु पर पुनः हमला किया और सफलता प्राप्त की। राइट बंदूक कई वर्षों तक वायुयान बनाने में लगे रहे। तो किसका आविष्कार किया उन्होंने? वायुयान का आविष्कार किया। इस प्रश्न का उत्तर आ गया। अगला है, अंत में उन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर वायुयान का आविष्कार कर लिया। मैडम क्यूरी ने आत्मविश्वास के बल पर अथक परिश्रम के बल पर रेडियम जैसी अमूल्य वस्तु का आविष्कार किया। तो चौथे प्रश्न का उत्तर है कि रेडियम का आविष्कार किसने किया? मैडम क्यूरी ने किया। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, सफलता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो सफल प्लस ता, तो ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैं आपका एक अपठित पद्यांश ले लेता हूं। गद्यांश एक आप स्वयं कर लेना, दूसरा अपठित पद्यांश को आपको यहाँ समझा देता हूं, फिर हम प्रश्नोत्तर पर भी चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अपठित पद्यांश के अंतर्गत नीचे कुछ अपठित पद्यांश दिए गए, उनका अध्ययन कीजिए और उत्तर दीजिए। चलिए देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, सुयोग न जाए चला से कवि का क्या आशय है? सुयोग न जाए चला, इसका आशय बताना है। पथ आप प्रशस्त करो अपना का अर्थ बताइए, इसका भी अर्थ बताना है। और अवलंबन का अर्थ बताइए। 3 शब्दों का 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कभी व्यर्थ हुआ सदुपयोग भला। तो सुयोग न जाए भला, वो लाइन आ गई है और इसका अर्थ है समझ जाओ कहीं यह सुंदर अवसर जो काम करने का है ये चला न जाए, इसलिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। इस लाइन का अर्थ ये हुआ। तो पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अपना प्रशस्त, अपना कार्य, अपना रास्ता स्वयं प्रशस्त करो। इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि तुम अपना रास्ता स्वयं ही बना सकते हो, दूसरों के रास्तों पर चलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप अपना रास्ता स्वयं बनाओगे तो दूसरों के लिए आप अनुकरणीय बन जाओगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया। अखिलेश्वर है अवलंबन को, अवलंबन का अर्थ है बिना देरी के। अवलंबन बिना देरी के क्या करो? अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, निज गौरव का नित्य ज्ञान हरे रहे। हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाएं अभीम पर मान रहे, मर कर भी गुंजित गान रहे। नर हो न निराश करो मन को, कुछ हो न तजो निज साधन को। कुछ भी हो जाए अपने साधनों को मत तजो, अपने कर्म को मत तजो, क्योंकि यदि आपने अपने कर्मों को तज दिया तो कहीं न कहीं आप असफल हो जाओगे। तो इस प्रकार से एक अपठित गद्यांश मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, और एक अपठित पद्यांश आपको जो ऑलरेडी यहाँ पर प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनको समझाया। अब हम चलते हैं आपके प्रश्नोत्तर पर, प्रश्नावली पर, और वहां पर एक अपठित गद्यांश को करते हैं और एक अपठित पद्यांश को करते हैं। तो चलिए पहला अपठित गद्यांश उठाते हैं जो आपके प्रश्नावली में दिया गया है। तो सबसे पहले आपकी प्रश्नावली में जो दिया गया है उसका ही अध्ययन करते हैं। देखिए, उपर्युक्त गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक बताइए, यानी कि पहले पूरे गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ करके हमको इसका शीर्षक बताना है, पहला। दूसरा प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह की माता और पिता का नाम क्या था? माता पिता का नाम बताना है। और तीसरा है, रणजीत सिंह ने बचपन में क्या नहीं सीखा था? उन्होंने क्या चीज थी वो सीखी नहीं थी। चलिए तीनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। न अन्याय करो न अन्याय सहो। 12 वर्षीय राजा ने जब ये शब्द कहे तब इन शब्दों को सुनकर सभी दंग रह गए। ये शब्द थे पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह के। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को पंजाब के गुंजारावाला में हुआ था। उनके पिता का नाम
महासिंह और माता का नाम राजकौर था। यानी कि दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाता है। प्रश्न का उत्तर मिलता है माता और पिता। तो माता का नाम वहां पर जो लिखा गया है वो है, माता का नाम राजकौर और पिता का नाम महासिंह। महासिंह और माता का नाम राजकौर। चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया। क्या प्रश्न का भी उत्तर लेंगे, क्योंकि क्या प्रश्न के उत्तर के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आगे कहा गया है बचपन से उन्हें विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिला, परंतु तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध कला आदि उन्होंने बचपन में ही सीख ली थी। जब वे छोटे थे तब पंजाब में सिखों के 12 छोटे छोटे राज्य थे। रणजीत सिंह के पिता एक राज्य के सरदार थे। जब रणजीत सिंह 12 वर्ष के थे उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। रणजीत सिंह अपने पिता की जगह सरदार बने। उन्होंने अपनी वीरता और सूझबूझ से पंजाब के सभी राज्यों को संगठित किया। अपनी वीरता, न्यायप्रियता और दया आदि गुणों के कारण वे लोकप्रिय राजा कहलाए। तो बचपन में क्या नहीं सीखा था? बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं सीखी थी, क्योंकि वो क्या कहे, स्कूल नहीं गए थे। पढ़ाई नहीं सीखी, पढ़ाई लिखाई नहीं सीखी। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न, जो पहला प्रश्न है वो शीर्षक का है, तो इसको पढ़ करके जो शीर्षक दिमाग में आता है वो ये है, इनका नाम है रणजीत सिंह का पौरुष। पौरुष का मतलब है वीरता, है ना। तो इस प्रकार से हमने इसका एक टाइटल भी, एक शीर्षक भी हमने इसका दे दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला आपका है वो भी पढ़ लेते हैं। वो कहता है, ये भी गद्यांश है, इसका भी उत्तर ले लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न पढ़ देता हूं, 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताना है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी किस देश की यात्रा पर गए थे? नेहरू जी के ऊपर आधारित एक गद्यांश है, तो वहां पर आपको बताना है कि नेहरू जी कौन से देश की यात्रा पर गए थे। नेहरू जी ने बच्चे को उपहार में क्या दिया? उपहार में उन्होंने क्या चीज दी थी उस बच्चे को, जो गद्यांश के अंतर्गत आएगा, उसका उत्तर भी हम लेंगे। अगला है, स्वागत का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? ना देखिए, ये भी देख लेते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। एक बार नेहरू जी रूस की यात्रा पर गए। वहां उनका बहुत शानदार स्वागत हुआ। रूस के किसी गांव का एक बच्चा भी उन्हें देखने और मिलने के लिए आया। पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। ठीक है। अब पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि दूसरे प्रश्न का कि नेहरू जी किस देश की यात्रा पर गए थे, तो उत्तर आ जाता है कि वो क्या, प्रश्न का उत्तर आ जाता है रूस की यात्रा पर गए थे। तो आपको इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों का उत्तर यहां पर लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि तो वो पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, ऐसी स्थिति रही। बच्चा रोते रोते निराश होकर वहीं पर बैठ गया। जब मिलने नहीं दिया गया तो निराश हो गया। कुछ देर के बाद नेहरू जी बाहर आए। नेहरू जी बाहर आ गए और बच्चे को रोता हुआ देखा। बच्चे को रोता हुआ देखा। वे उसके पास गए और बड़े प्यार से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, मैं एक गरीब लड़का हूं और दूर के गांव से नेहरू जी को देखने के लिए आया हूं। नेहरू जी के सामने ही बोल रहा है वो, पर जानता था कि वो ही नेहरू जी हैं, फिर भी उन्होंने उसे फूल का एक गुलदस्ता दे दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बच्चे को एक
पेन और एक अपना फोटो उपहार में देते हुए कहा। तो क्या क्या दिया, एक पेन दिया बच्चे को और एक फोटो उपहार में दिया। लिख लीजिए उत्तर। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर यहां आ जाता है कि नेहरू जी ने बच्चे को उपहार में क्या दिया। तो उत्तर आएगा नेहरू जी ने बच्चे को एक फोटो, एक पेन और एक फोटो उपहार में दिया। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। अब के और घ प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, वो भी देख लेंगे। आगे देखिए, उन्होंने बच्चे को एक पेन और अपना फोटो उपहार में देते हुए कहा, मैं ही पंडित नेहरू हूं और मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आशा है कि तुम भारत का नाम सदा याद रखोगे। तो यहाँ पर इसका जो शीर्षक बन करके आता है, आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए आप सोचिएगा। मैं यहाँ पर अपने अनुसार एक शीर्षक इसका लिख रहा हूँ। नेहरू की बच्चों के प्रति उदारता, ये इसका शीर्षक बन जाता है। और अगला प्रश्न है हमारा घर, वो है स्वागत का उचित संधि विच्छेद क्या होगा। स्व प्लस आगत, तो बनता है स्वागत। इस प्रकार से हमने ये दोनों भाग जो आपके प्रश्नावली के हैं ये दोनों कर लिए हैं। तीसरा भाग भी है, उसको भी कर लेते हैं। तीसरा भाग में कविता है और कविता के नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद में हम कविता को पढ़ते हैं। उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए, यानी कि आपको सबसे पहले शीर्षक बताना है कि इस कविता का शीर्षक क्या होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, राज्य में किस विषय को लेकर लड़ाई होती रहती है। राज्यों में जो भारत के अलग अलग राज्य हैं उन पर आपस में झगड़ा होता रहता है, तो आपको ये बताना है कि भारत के राज्यों में आपस में झगड़ा किस विषय को लेकर के होता है। तीसरा प्रश्न है, सभी प्रदेशों में क्या समान है। सभी देश राज्य जो है भारत के, इनमें एक समानता है, वो क्या समानता है वो आपको बतानी है। और चौथा है, हिंद किसके लिए कहा गया है। जो हिंद शब्द का प्रयोग किया गया है कविता के अंतर्गत, ये हिंद शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से जो 4 प्रश्न हैं, इन सभी चारों प्रश्नों का उत्तर हमको इस कविता के माध्यम से लेना है। तो चलिए पहले कविता पढ़ लेते हैं। कविता क्या कहती है। हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल दे तेलुगु भाई हैं, भाषाओं के नाम पर करते रहो लड़ाई हैं, करते रहो लड़ाई। इधर मलयालम है रूठी, कन्नड़ कोंकण कश्मीरी काहे हमसे है छूटी, मराठी पंजाबी तेलुगु आसामी उड़िया, ये भाषाओं के नाम हैं। कन्नड़ कोंकण कश्मीरी काहे छूटी, मराठी पंजाबी तेलुगु आसामी उड़िया, सबको अपना हिंद लगे जादू की पुड़िया, जादू की पुड़िया। एकता का सूत्र तो
एक ही है सरकार, हर प्रदेश में झूल रहा मिस्टर भ्रष्टाचार, मिस्टर भ्रष्टाचार। एक बार दोबारा पढ़ते हैं तो अपने आप ही सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु भाई। हिंदी, उर्दू, बंगाली, हिंदी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, हिंदुस्तान में जो भी भाषा जो भी व्यक्ति बोलता है सब आपस में भाई हैं, क्योंकि हम पहले राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाली होने से पहले हिंदुस्तानी हैं। भाषाओं के नाम पर करते रहो लड़ाई। एक प्रश्न का उत्तर आ गया है पर बताऊंगा बाद में। भाषाओं के नाम पर करते रहो लड़ाई। कन्नड़ करते रहो लड़ाई, इधर मलयालम है रूठी। मलयालम की अब को लोग कम बोलते हैं तो मलयालम भाषा रूठ गई है। कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी काहे हमसे छूटी। मराठी, पंजाबी, तेलुगु, आसामी, उड़िया, सबको अपना हिंद लगे जादू की पुड़िया। एकता का सूत्र तो एक ही है सरकार, क्या हर प्रदेश में झूल रहा मिस्टर भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मामले में पूरा भारत एक जैसा है, पूरे राज्य एक जैसे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, पद्यांश के लिए आपका उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? तो चलिए आप बताइए, आपके अनुसार इस प्रश्न के अंतर्गत इसका शीर्षक क्या बनना चाहिए? भाषा विविधता इसको और अच्छा बनाते हैं। भाषाई विविधता और भ्रष्टाचार, तो दोनों ही विषय को उठा लिया है। विविधता की बात कर रहे हैं यहाँ पर कविता में भाषा की, और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, दोनों विषय को हमने उठा लिया है। अगले स्तर पर चलते हैं, नंबर 6, इसको भी पढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, राज्यों में किस विषय को लेकर के लड़ाई होती रहती है? तो दूसरी पंक्ति में उत्तर दिया था इसने, भाषाओं के नाम पर करते रहो लड़ाई। भाषा के नाम पर सभी राज्य एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? सभी प्रदेशों में क्या समान है? एक चीज जो समान अंत में बोला था उसने, एकता का सूत्र तो एक ही है सरकार, हर प्रदेश में झूल रहा मिस्टर भ्रष्टाचार। भारत के सभी राज्यों में भ्रष्टाचार का रूप समान स्तर पर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद किसके लिए कहा गया है? तो उसको पढ़ते हैं। सबको अपना हिंद लगे जादू की पुड़िया। हिंद किसके लिए आया है? हिंदुस्तान या भारत के लिए।
तो इस प्रकार से हमने सभी आपकी प्रश्नावली के तीनों जो भाग हैं, 2 गद्यांश थे, पाठांश था, दोनों का अर्थ हमने कर लिया है, उनके उत्तर निकाल लिए हैं। अब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की, वो 1 मिनट में आपको मैं रिकैप कर देता हूँ। पहली चीज तो ये कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश पद्यांश से ही निकालने हैं, अपनी तरफ से कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं जोड़ करके लिखना है, पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब भी शीर्षक बताना हो तो शीर्षक इस प्रकार से होना चाहिए जिसमें सभी पूरे गद्यांश का या पूरे पाठ्यांश का निचोड़ समाहित हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा भाषाई विविधता भी थी और भ्रष्टाचार भी यहाँ प्रस्तुत किया गया था, तो दोनों को मैंने मिला करके यहाँ पर इस प्रकार का शीर्षक बनाया। शीर्षक आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, शीर्षक अधिकतम होना चाहिए 4 से 5 शब्दों का, उससे ऊपर का शीर्षक अच्छा नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम से आते हैं, तो क्रम से आप यदि इसको पढ़ेंगे तो पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न पढ़ने से आपका फायदा ये है कि आपको कम समय में आप तुरंत प्रभाव से 2-2, 3-3 बार आपको पाठांश को नहीं पढ़ना पड़ेगा, गद्यांश को नहीं पढ़ना पड़ेगा, और कम समय में सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए, इस प्रकार से हमने इस वाले सेशन के अंतर्गत पढ़ लिया है आपके अपठित बोध। अगले सेशन में आपका ये पूरा जो क्या नाम से पुस्तक है, उत्तर पुस्तिका, ये पूरी हो गई है आज। तो अगले पाठांश के अगले सेशन के अंतर्गत हम आपके जो 2 प्रश्न पत्र दिए गए हैं, जो कि आपके अंत में दिए गए हैं, दोनों प्रश्न पत्रों को अलग अलग सेशन के माध्यम से उनका समाधान, उनका हल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें।